जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है पर्यावरण। पर्यावरण में हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको जैव विविधता का संरक्षण। यानी दोस्तों, जैव विविधता का संरक्षण कितने प्रकार से किया गया है। जैसे मैंने पिछला वीडियो आपने देखा कि राष्ट्रीय पार्क, यानी राष्ट्रीय पार्क को स्थापित करने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, सभी जीवों को सुरक्षित कर सकते हैं। यानी न तो किसी आदमी को उसमें हम प्रवेश करने देते हैं, न कोई आदमी उसमें जाता है और न ही कोई उसके साथ मतलब शिकार कर सकता है। यानी हमारे जितने भी जीव जंतु हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, वो सब सुरक्षित रहते हैं। उसी तरीके से वन्यजीव अभ्यारण्य का भी संरक्षण किया जाता है। यानी वन्यजीव अभ्यारण्य में थोड़ा सा फर्क होता है, जो राष्ट्रीय उद्यान में होता है वो इसमें नहीं होता है। तो क्या नहीं होता उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए मेरा पिछला वीडियो यानी राष्ट्रीय पार्क का वीडियो जरूर देखिएगा और उसको देखने का पहले जैव विविधता का पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप जैव विविधता के बारे में जानेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है। मैंने पहले बताया था कि जैव विविधता का मतलब होता है कि जीवों की विविधता, जिसमें ढेर सारे जीव जंतु होते हैं। यानी जीव, ढेर सारे विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के समूह को जैव विविधता कहा जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है मैंने बता दिया था। जैसे पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी हिमालय हो गया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और केरल, ये सब जगहों का मैंने नाम बता दिया था। और वहीं अगर सुंदरवन की बात करें तो वो भी जैव विविधता की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है माना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। पहले उससे पहले थोड़ा सा हम कुछ डेटा देख लेते हैं। वर्तमान समय का जो डेटा है मैंने कलेक्ट किया है, आप उसको देखिएगा और जानते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ले। क्योंकि छोटे मोटे चीज़ें तो सभी लोग याद करते हैं, लेकिन जो बड़ा चीज़ होता है उसको लोग याद नहीं कर पाते। तो आप ध्यान दीजिएगा ज़रा। देश में वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्य की स्थापना की गई। यानी देश में जितने भी वन्यजीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए देश में वन्यजीव अभ्यारण्य, सामुदायिक जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई। अब उसी की दृष्टि से थोड़ा सा देखते हैं क्या है ये। भारत में अब तक कुल 771 संरक्षित क्षेत्र हैं। 771, उसी में राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय उद्यान भी है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, संरक्षण रिजर्व भी है और सामुदायिक रिजर्व भी है। क्या होता है मैं आगे चर्चा करूंगा, संरक्षण रिजर्व क्या होता है और सामुदायिक रिजर्व क्या होता है। पहले आप बात समझिएगा ऊपर की बातें। यानी इस कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 771 हो जाएंगे संरक्षित क्षेत्र हैं, जो 1,62,072 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। यानी हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसके जो क्षेत्रफल है उसमें से 1,62,072 वर्ग किलोमीटर निकाल दीजिए। यानी 1,62,072 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ पूरे देश में माने जैव विविधता का संरक्षण क्षेत्र बनाया गया है, जिसमें आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, संरक्षण अभ्यारण्य भी और सामुदायिक संरक्षण अभ्यारण्य भी है। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि देश के कुल क्षेत्रफल का 5% पर स्थित है। यानी जो 1,62,072 वर्ग किलोमीटर है, ये कितने आ रहा है, हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का 5% आ रहा है। यानी 5% पर वन्यजीव अभ्यारण्य है हमारे देश में। ऐसे समझिएगा, हमारे देश में देश के कुल क्षेत्रफल के 5% पर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। हमने राष्ट्रीय उद्यान बताया था कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 105। 2020 चल रहा है, अब 2020 में 105 है, तो आने वाले डेज में जब बढ़ेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं दोस्तों, 544, 543 था, तो मई अप्रैल में एक बढ़े हैं, 544 हो गया वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। संरक्षण रिजर्व की बात करते हैं तो दोस्तों कितने हैं, 76 हैं। और वही सामुदायिक रिजर्व की बात करते हैं तो कितने हैं, 46 हैं। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा आज का डेटा के हिसाब से कितने % पे क्या क्या है, और दूसरे बात है कितने हैं। ठीक है। अब इसके आगे हम दोस्तों चलते हैं, ये संरक्षित क्षेत्रों के लाभ, यानी जो हम संरक्षण करते हैं उसके क्या क्या लाभ होते हैं। छोटा सा डेटा में हम देख लेते हैं कि जो संरक्षित हम करते हैं उससे क्या लाभ होते हैं। यानी संरक्षित क्षेत्रों के लाभ, यानी चाहे वो राष्ट्रीय उद्यान हो, वन्यजीव अभ्यारण्य हो, या संरक्षण रिजर्व हो, या सामुदायिक रिजर्व हो, उसके क्या लाभ होते हैं। पहला लाभ तो ये है कि समुदायों एवं आवासों की संख्या संभालना। यानी समुदायों, जैसे शेर का एक समुदाय हो गया, यानी शेर क्या है उसको हम संभालेंगे, चीतल हो गया उसको हम संभालेंगे, हिरन हो गया उसको हम संभालेंगे। यानी समुदाय एवं आवासों की संख्या संभालना। शेर कहाँ पर रहता है उसके आवास को संभालना। अगर शेर के आवास को ख़त्म कर देंगे तो शेर कैसे जिंदा रह पाएगा, इंसानों का आगे बीच में रहेगा, मारेगा काटेगा, लोग उसको गोली मार देंगे।
बात समझ रहे हैं। अगर मान लिया अगर वो जंगली सूअर है, वो इंसानों को देख के दौड़ा लेगा, अगर हम लोग उसके आवाज़ को ख़त्म कर देंगे तो वो क्या करेगा, इंसानों के बीच में जाएगा। इंसानों के बीच में जाएगा तो वो हम लोग को परेशान करेंगे, हम लोग नहीं मानेंगे और जंगल के अधिकारियों को बुलाएंगे। वो लोग क्या करेंगे, बेचारे मजबूर होकर उसको गोली मार देंगे या उसको जहर खिला देंगे तो वो मर जाएगा। तो यानी उन लोगों को बचाना हमारा दायित्व बनता है, ऐसा संविधान में भी उल्लेख किया गया है इसका। ठीक है, तो यानी कि समुदायों एवं आवासों की संख्या संभालना। दोस्तों एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे अभी वर्तमान समय आप देखते होंगे कि बंदर हमारे आसपास बहुत ढेर सारे उत्पन्न हो गए, यानी ढेर सारे आ गए हैं। कहाँ से आए हैं, उनकी आवाज़ को हमने खत्म कर दिया है, तभी वो हमारे आवास पर आ रहे हैं ना। हम उनके अगर वन को यानी उनके आवासों को नहीं ख़त्म करते हैं तो हमारे आवास तक वो नहीं पहुँच पाते हैं, इतना समझ लीजिएगा। यानी हमने क्या किया, अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को काटा, पेड़ पौधों को काटने के बाद हम लोग कुछ नहीं समझे, वहाँ महल बना दिया। अब वो जाएंगे कहाँ जाएंगे, उन्हीं महलों में जाएंगे रहने के लिए, उनको जहाँ मिलेगा। अच्छा, उन्हीं पेड़ पौधे से वो खाना भी खाते थे, जो भी फल या जो भी फ्रूट हो गए, जो भी पत्तियाँ होती थी वो खा लेते थे। लेकिन नहीं, अब हम लोग के वो घर में घुस के खाना खा रहे हैं। तो ऐसे ही डे बाय डे देखिएगा, आज वो हैं तो फिर कल हाथी आएगा, परसों हिरन आएंगे, परसों शेर और चीता भी ऐसे ही हम लोग के आसपास टहलेंगे, घूमेंगे, हम लोग घर में दुबक कर बैठ जाएंगे अगर हमने इस पर ख्याल नहीं किया तब। ठीक है, बात समझिएगा। समुदायों एवं आवासों की संख्या संभालना, यानी जो भी जीव हैं उनके समुदाय को संभालना, उनके आवासों को भी संभालना है। ऐसा नहीं कि उनको संभालने के लिए खाली उनको ऐसे कहीं जंगल में ले जाके एकदम खुले स्थान पर छोड़ दिए, वहाँ घास पास हो ना, यानी घास फूस ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वर्तमान जातियों की आनुवंशिक विविधता का संरक्षण। यानी वर्तमान में जो जातियाँ बची हैं उनकी आनुवंशिक यानी जेनेटिक्स विविधता का संरक्षण किया जाए, यानी उनकी जो भी जातियां बची उनके किसी प्रकार से रक्षा की जाए उन्हें जातियों के हिसाब से। यानी जैसा अगर देखा हो कहीं कहीं गैंडे का अलग संरक्षण किया जाता है, शेर का अलग संरक्षण किया जाता है, हिरन का अलग संरक्षण किया जाता है, यानी सफ़ेद कलर के बाघ का अलग संरक्षण किया जाता है। तो यानी उस तरीके से लोगों को जैव विविधता की दृष्टि से उनके आनुवंशिक लक्षण के हिसाब से उनको अलग कर दिया जाए, यानी उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सभी मूल निवासी जातियों व उपजातियों को संभालना। जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो उपजाति में हो चाहे जातियों में हो, उनका हम संभालने के काम करेंगे, यानी हम इंसानों का दायित्व बनता है। किसके तहत, संरक्षित क्षेत्रों के लाभ के तहत। अगला है दोस्तों, मानव द्वारा विदेशी जातियों की पुनः स्थापना पर प्रतिबंध। चाहे जीव जंतु हो चाहे वनस्पति हो, विदेशी जीव जंतु को लाएंगे तो हमारे देशी जीव जंतुओं को खतरा भी हो सकता है, और इसलिए उस खतरे से बचाने के लिए हमें विदेशी जीवों को नहीं लाना है। जैसे अब एक एग्जांपल देते हैं, यूकोलिप्टस क्या है, विदेशी है देखा जाए तो ये क्या करता है, जब इसको लगा देते हैं तो आसपास की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, उसके आसपास कोई वृक्ष जल्दी नहीं उग पाता है, अगर उग भी जाता है तो वो इतनी अच्छी तरीके से उसकी उपज नहीं हो पाती है। इस वजह से हमें विदेशी प्रजातियों यानी विदेशी उपजातियों की स्थापना कम करना है, नहीं करना है, नो के बराबर मना कर दिया गया है। विदेश से कोई पेड़ पौधा नहीं लगाना आपको। हमारे देश में इतने खुदी वैरायटी, ढेर सारी विविधता है, यानी ढेर सारे जीव जंतु, ढेर सारे पेड़ पौधे पशु पक्षियाँ हैं कि आप उतने में ही खुश रहिए, काहे विदेश में जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, पर्यावरण की दशा में जातियों के स्थानांतरण को सुगम बनाना। पर्यावरण की दशा में जातियों के स्थानांतरण को सुगम बनाना, तो इसका मतलब ये दोस्तों, जितनी भी जातियां हैं उसके स्थानांतरण को सुगम बनाना, उसके लिए हमको क्या करना, सभी जातियों की विशेषता में एक मतलब सम्मिलित करके हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, एक बात और जानते हैं दोस्तों, प्राकृतिक एवं संबद्ध स्रोतों की सुरक्षा। प्राकृतिक यानी प्रकृति से रिलेटेड, वो चाहे पेड़ हो चाहे पौधे हैं, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, कुछ भी हो, फूल हो, उन सबको हमें संरक्षित करना है। प्राकृतिक एवं संबद्ध स्रोतों की सुरक्षा का मतलब यही, प्रकृति से रिलेटेड जितने भी चीज़ हो, चाहे झील भी हो, यहाँ तक कि झीलों की भी रक्षा करनी है, उसको पाटना नहीं है। नदियाँ हैं, नदियों का भी हमें रक्षा करनी है। यानी प्रकृति से संबंधित जो भी हैं उनमें हम क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे, किसके तहत, संरक्षित क्षेत्रों का लाभ, यानी ये लाभ के तहत, ये तभी हमें लाभ होगा। हम सोचे चलो अच्छा नदियों को पाट कर उसमें हम वन्यजीव अभयारण्य खोल दें या बना दें या राष्ट्रीय उद्यान बना देते हैं या जू बना देते हैं, ये कहाँ की बात होगी, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया संरक्षित क्षेत्रों के लाभ। अब बात करते हैं दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य। आज के जो टॉपिक है वो है वन्यजीव अभयारण्य की बात है। ये तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ बता दी जिससे आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कितने कितने हैं और क्या लाभ होते हैं। वन्यजीव अभयारण्य की क्या विशेषता है, क्या होते हैं वन्यजीव अभयारण्य, देखिएगा। पहला है वन विभाग के अधिकारियों की अनुमति मिलने पर मानव प्रवेश। यानी आपने देखा था कि राष्ट्रीय उद्यान में मानवों का प्रवेश वर्जित था, यानी उसमें किसी भी तरह से आप उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप वन विभाग के अधिकारी जो होते हैं उनसे प्रवेश लेके आप जा सकते हैं, उसमें घूम टहल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बाहरी पशुओं का प्रवेश संभव है,
यानी बाहर के पशु को आप इसमें ला के डाल सकते हैं या फिर ला के छोड़ सकते हैं, ये संभव है। जैसे दोस्तों अगर आप देखते हैं कि कुछ मात्रा में पशु बहुत ज़्यादा, वैसे बैल वैल हैं, क्या होता है बैल ज़्यादा बाहर दिखाई देते हैं, तो लोग जो सरकारी विभाग के यानी जो पुलिस होते हैं, जो सरकारी विभाग के अधिकारी होते हैं, PWD के होते हैं, वो सब ले जाके वही अभ्यारण्य में छोड़ते हैं, वो लोग राष्ट्रीय उद्यान में नहीं छोड़ते हैं। वहाँ राष्ट्रीय उद्यान में न तो बाहरी पशुओं का प्रवेश होता है, न तो बाहरी आदमियों का प्रवेश होता है, किसी का प्रवेश नहीं होता है। सिर्फ हाँ बाहरी पशुओं का आप यहाँ छोड़ सकते हैं अभ्यारण्य में, यानी बाहरी पशुओं का प्रवेश संभव है कहाँ पर, वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है, आगे देखते हैं। जीव जंतुओं का शिकार किया जा सकता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, अभ्यारण्य में अगर आप जीव जंतुओं का शिकार करना चाहते हैं तो आप जीव जंतुओं का शिकार कर सकते हैं, लेकिन जिस पर प्रतिबंध है उस पर नहीं कर सकते हैं आप। जिस पर प्रतिबंध हो, जिस पर सरकार ने मना किया, उस पर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वैज्ञानिक शोध किया जाता है, यानी इसको स्पेशली इसलिए किया जाता है कि वैज्ञानिक जो रिसर्च करना चाहते हैं किसी जीव जंतु पर, किसी चीज़ पर, किसी वनस्पति पर, वो आके यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। उसके लिए सरकार पूरा सहयोग देती है और उनको जो रिसर्च करते हैं उनको फेलोशिप भी देती है। अब बात करते हैं पर्यटकों का प्रवेश संभव है। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान में, किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में आप पर्यटक बन के नहीं जा सकते, यानी एज अ पर्यटक आप नहीं जा सकते, किसी भी तरीके से नहीं जा सकते, ये समझिएगा आप। यानी आप किसी तरीके से उसमें जा ही नहीं सकते, लेकिन हाँ वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या कर सकते हैं, पर्यटकों का प्रवेश संभव है, यानी आप पर्यटक की तरह आप जा सकते हो, उसमें संभव होता है। बाहरी, यहाँ पे लिखा है ना बाहरी पशुओं का प्रवेश, और यहाँ वन विभाग के अधिकारी की अनुमति मिलने पर मानव प्रवेश, यानी बात वही हो गई। ठीक है, वृक्षों का कटाव किया जा सकता है। दोस्तों कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से हानि होते हैं, और कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो मानव के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, दवाओं के काम में आता है। इस वजह से उन वृक्षों का काटा जा सकता है, किसके, सरकार की अनुमति से। और ऐसा नहीं कि सरकार की अनुमति ना हो और आप ऐसे काटते चले जाएं, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो उसको हमें रोकना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये तो हो गया हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य के, मतलब वन्यजीव अभ्यारण्य के क्या खासियत होते हैं, ये स्पेशलिटी मैंने बता दी है, ये विशेषता हमने बता दिया कि वन विभाग के अधिकारी की अनुमति मिलने पर ही मानव प्रवेश किया जाता है, बाहरी पशुओं का प्रवेश संभव है। ये सब सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान समय में भारत में कुल 544 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य 544, देखिए 544 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। ठीक है, कच्छ डेजर्ट वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है, यानी कच्छ डेजर्ट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये है गुजरात में है। ये गुजरात में दोस्तों, यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। दोस्तों याद रखिएगा, कच्छ डेजर्ट यानी कच्छ रेगिस्तान, इसको कह लीजिए, कच्छ रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, अब बात करते हैं पिट्टी एवं गूज। इसका पिट्टी द्वीप या गूज द्वीप यह नाम है, एक अभ्यारण्य है जो अंडमान निकोबार में है। तो पिट्टी एवं गूज वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में है। यह भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, अब बात करते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, यूपी के मेरठ में। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। यह यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों, कौन सा, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं पटना वन्यजीव अभ्यारण्य। पटना से आपको लगता होगा कि यह तो बिहार में होना चाहिए, नहीं, पटना एक जगह का नाम है जो एटा में पड़ता है, और उसी पटना के नाम से पटना वन्यजीव अभ्यारण्य और पटना पक्षी विहार भी है, वहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। तो जब भी कभी पूछे पटना पक्षी विहार कहाँ पर है, तो यूपी में है और यूपी के एटा में है, या पटना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो यूपी के एटा में है। ठीक है ना, यह यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, अब बात करते हैं औरंग अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है, असम में है। औरंग अभ्यारण्य असम में है। इसे मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो काजीरंगा मिलते हैं वो लगभग इसमें भी पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे मिनी काजीरंगा कहा जाता है औरंग वन्यजीव अभ्यारण्य को। ये कहाँ पर है, असम में है, औरंग असम में। अब बात करते हैं जंगली गधों का अभ्यारण्य, गुजरात के कच्छ के रण में है। यानी जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ में है। और इसके जो क्षेत्रफल है वो 4954 वर्ग किलोमीटर। हालांकि क्षेत्रफल नहीं पूछता दोस्तों, इसको आप ध्यान न दीजिएगा, लेकिन हमने लिखवा दिया है। स्थापना वर्ष 1972 में पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात के कच्छ में है, इसे 1972 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक ना, पेरियार गेम अभ्यारण्य, मुल्ला पेरियार बांध इसी पर है। पेरियार गेम अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, केरल में। जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, मैंने बताया था सबसे अधिक जंगली हाथी कहाँ पाए जाते हैं, केरल में।
ठीक है ना, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है ये। अब बात करते हैं बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? गोवा में है, 8 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में है। यह स्कूली छात्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्कूली छात्रों को बुला के दिखाया जाता है और ये गोवा में है। कहाँ पर है? बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, ये है गोवा में, ठीक है ना। अब बात करते हैं चंद्रप्रभा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह 78 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और यही बनारस से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंदौली में है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों यह भी एक अभ्यारण्य है जो यूपी में है, और लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। सबसे छोटा है पटना वन्यजीव अभ्यारण्य, ये यूपी में सबसे बड़ा सबसे छोटा है। भारत की बात करें, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है कच्छ डेजर्ट वन्यजीव अभ्यारण्य, और सबसे छोटा है गूंज एवं पिट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये है अंडमान निकोबार में। अब दोस्तों आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं वन्यजीव यानी अभ्यारण्य और राज्य, यानी जो पूछता है, ये अभ्यारण्य पूछता है। वैसे आप लोग उसके कम से कम 25-50 लोगों नामों को याद रख लीजिएगा, हम उसको लिखवा देंगे, या तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ जाइएगा, हम उसको दे देंगे आपको PDF के तौर पे, ठीक है। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अब बात करते हैं नोकरेक अभ्यारण्य। नोकरेक अभ्यारण्य मेघालय में है। दोस्तों नोकरेक के बारे में खंड शिक्षा अधिकारी वाले पेपर में आया है कि नोकरेक अभ्यारण्य कहाँ पर है, निशान लगाने के लिए आया है। तो देखिएगा ज़रा, ये भी आ चुका है। तो जब मालूम नहीं रहेगा तो आप टिक कैसे मार्क करेंगे, इसलिए इसको याद करना ज़रूरी होता है, ठीक है। दिहांग दिबांग कहाँ पर है? ये असम में है। दिहांग एक नदी का भी नाम है, और दिहांग तो असम का ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है, और दिबांग एक सहायक नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। ये कहाँ पर है? असम में है। दिबांग दिहांग कहाँ पर है? असम में है। अगस्त्यमलाई अभ्यारण्य। अगस्त्यमलाई अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। अगस्त्यमलाई अभ्यारण्य कहाँ पर? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। गर्म पानी अभ्यारण्य। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम में है। नामदफा अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में है। महुआ डार, ये महुआ डार है, ये झारखंड में है। दोस्तों झारखंड और बिहार के पेपर में ये लगभग आता रहता है, यानी झारखंड और बिहार का जो PCS का पेपर होता है उसमें महुआ डार के बारे में आता रहता है। इस वजह से इसको अगर अदर स्टेट में अगर याद करना हो तो याद कर लीजिएगा। यूपी लेवल में बहुत कम आया, 9 के बराबर नहीं आया आज तक कभी, ठीक है। दाचीगाम राष्ट्रीय अभ्यारण्य। दाचीगाम देखिए दोस्तों, अभ्यारण्य भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो दाचीगाम कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। दाचीगाम कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। केवलादेव घाना अभ्यारण्य, ये है राजस्थान में। केवलादेव पक्षी विहार भी है, केवलादेव घाना अभ्यारण्य भी है, यह है राजस्थान में। राजस्थान में है। तो अब आप बात समझिएगा कि केवलादेव घाना का यानी केवलादेव अभ्यारण्य का है या केवलादेव घाना अभ्यारण्य का है, ये राजस्थान में। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर है? केरल में। दोस्तों पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर है? केरल में है। इसी को मुल्ला पेरियार बांध भी इसी पर है, और पेरियार झील भी है, पेरियार अभ्यारण्य भी है, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो कई नाम है, मतलब कई चीज़ें उस पर इस्टेब्लिश्ड है, यानी वहाँ पे स्थित है। आप उसको जरूर देखिएगा। दोस्तों जैव विविधता के संरक्षण में मैंने जैव विविधता पढ़ा दिया है, जैव विविधता के संरक्षण में इन सीटू एक्स सीटू पढ़ा दिया है, पिछले वीडियो में आप देखिएगा। और उसके बाद इन सीटू पद्धति हम लेकर चल रहे हैं। इन सीटू का मतलब होता है यानी किसी भी जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए उसका एक घेरा बना के उसको वहीं पर हम उसकी रक्षा करते हैं, यानी संरक्षण करते हैं। उसे बोलते हैं स्वस्थान पद्धति। स्व के स्थान, मेरे स्थान पर खुद की सुरक्षा की जाए, उसे हम स्वस्थान पद्धति कहते हैं। और एक्स-2 में हम आगे बढ़ाएंगे जयमंडल रिजर्व के बारे में, तो आप देखते रहिएगा। अभी अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जिसमें हम अभी आपको चलेंगे संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व, इन सब के बारे में विधिवत वर्णन करना है। और आने वाले चैप्टर में मैं आपको पक्षी अभ्यारण्य और तितली अभ्यारण्य के बारे में पढ़ा दूंगा, जिससे कि कम से कम आपको जैव विविधता के संरक्षण की दृष्टि से आपको कहीं से प्रश्न आए छूटने ना पाए, ठीक है ना। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट देखकर, और इसी तरीके से रिप्लाई करते रहिएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।